क्वेश्चन था जिसमें हमने एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद का क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग लिगेंड होगी। मेरे का क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ following ligands will be, ये दे रखा है एक CO CN नेगेटिव, दूसरा Cl नेगेटिव, तीसरा H2O। इसका स्ट्रेंथ बताना है। आपको मालूम है कि लिगेंड्स का स्ट्रेंथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पता किया जाता है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से हमने एक टेबल बना रखा है, आपको एक एलिमेंट होगा जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है Cn- बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, CO भी स्ट्रॉन्ग होता है, Cl- वीक होता है, H2O वीक होता है। ये दोनों वीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों में भी Cl- जितने भी हेलोजन होते हैं वो सबसे वीक लिगेंड के अंदर आता है, यानी कि सबसे कम I- फिर Br- फिर Cl-। अब H2O तो उसके 3-4 के बाद आता है, मतलब Cl- सबसे वीक लिगेंड हो गया, इससे ज्यादा हो गया H2O, फिर इन दोनों में Cn- CO में, CO और Cn- में Cn- थोड़ा वीक होता है और CO उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, Cn- फिर आ जाएगा CO। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इफ, जरा देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaCl solution if 5.85 gram of NaCl is dissolved in 500 ml of solution। ये तो सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया। मोलैरिटी का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 0.1, दूसरा 0.2, तीसरा 0.32 एंड चौथा 0.4। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास into 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये होता है मोलैरिटी इक्वल टू W2 अपॉन M2 into 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। W2 हो गया 5.85 ग्राम और NaCl का मोलर मास अगर ऐड करेंगे तो Na का 23 और Cl का 35.5, ये 58.5 होगा। तो अपॉन 58.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम दे रखा 500 ml, 500 टू टाइम्स कैंसिल, ये हो गया, नीचे आ गया 10, ये पूरा कैंसिल, तो 2/10 0.2 हमारा आंसर सेकेंड है। इस तरह से हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following does not give Lassine test। नेक्स्ट क्वेश्चन है which will not give Lassine test। Lassine टेस्ट में पहला है
यूरिया, दूसरा है एजोबेंजीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है फिनाइल हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, लेसाइन टेस्ट देने के लिए क्या करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कराना होता है, रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस Na को रिएक्शन करना होता है, और इस कंपाउंड में जितने कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं सब सोडियम साइनाइड बन जाता है, NaCN। इसको कहा जाता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेकर के ही हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो याद रखिए, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए, और यही लेसाइन टेस्ट देता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का होना जरूरी है। अब यूरिया होता है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो ये लेसाइन टेस्ट दे सकता है क्योंकि ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लेगा। एजोबेंजीन होता है, तो एजोबेंजीन होता है बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन रिंग, ये हमारा हो गया एजोबेंजीन। और इसमें भी कार्बन वाले सारे, बेंजीन वाले सारे कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो ये भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना सकता है। इसका मतलब ये भी हमारे को दे सकता है। हाइड्रोजन होता है NH2NH2, जो कि साइनाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा लेसाइन टेस्ट नहीं देगा। फिनाइल हाइड्रोजन भी देगा क्योंकि बेंजीन रिंग, फिर NH2, ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजन होता है, और इसमें भी बेंजीन वाले कार्बन अवेलेबल है, तो ये भी साइनाइड बना लेगा। तो इसका मतलब ये भी जो था हमारा लेसाइन टेस्ट दे सकता है। तो हाइड्रोजन हमारा नहीं देगा लेसाइन टेस्ट। इस तरह से इसका आंसर हाइड्रोजन है, थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज दैट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सिर्फ एक है? Among the following species, only one unpaired electron किसमें है? ऑप्शन है पहला Cn नेगेटिव, दूसरा है O2 पे 2 नेगेटिव, तीसरा है O2 पॉजिटिव, और चौथा है NO पे नेगेटिव। तो ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कंपैरिजन करना होगा। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर हम काउंट कर लें ऑड और इवन, तो उससे पता लग जाएगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। Cn में C का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 6 + 7 और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन टोटल है इसमें। इसमें पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहने की, दोनों पॉसिबिलिटी है। इस वाले में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 ऑक्सीजन का हो गया 8 × 2, आप प्लस 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब प्लस 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें वही है, एक से ज्यादा भी रह सकता है और सारे पेयर्ड भी रह सकते हैं। O2 पॉजिटिव में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 2, और 8 प्लस चार्ज का मतलब एक माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो 16 - 1 का मतलब हो गया 15। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी है, एक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी। और इस वाले में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, ऑक्सीजन का हो गया 8 + 8 और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल हो गया 16। तो इन तीनों को देख करके हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि इवन नंबर में है तो मोस्टली या तो एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे या नहीं तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। लेकिन इस वाले में 15 है हमारा, तो ये और इवन है,
ऑड नंबर हो गया तो ऑड नंबर हो गया तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। इसको और इलेबोरेट करके कर सकते हैं, एमओटी वाले कॉन्फ़िगरेशन करके, उसमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है। इतने करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके आंसर पता लग जाए। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन रिएक्शन, 14th क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन रिएक्शन बेंजीन पे CH2 Br एल्कोहलिक KOH में डाल के इसको अगर हीट करें तो A बनता है, इसको HBr में डालें तो B बनता है। अब ये एल्कोहलिक KOH में आपको पता है ये एलिमिनेटिंग रिएजेंट होता है, एलिमिनेशन करता है, तो इसमें जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या हमारा बनता है, इसमें बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, Br यहां से H यहां से निकल जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। अच्छा, फिर इसमें HBr से रिएक्शन करते हैं तो सिंपल मार्कोनिकोव रूल काम करेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा कार्बन है ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल Br इस कार्बन पर जुड़ेगा, H इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन पे CH पे Br और इधर CH3, ये बन गया। अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स P एंड Br, ये हमारा P है, ये हमारा B है, P एंड B में क्या रिलेशन है, जरा देखिए, P में जो है Br हमारा एंड में जुड़ा हुआ है और B में Br जो है इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो P और B में क्या हुआ है, Br का पोजीशन बस चेंज हुआ है, तो Br का पोजीशन चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन 1 है पहला कि एनेंशियोमर है P एंड B, सेकंड ऑप्शन है डायस्टीरियोमर है, थर्ड ऑप्शन है पोजिशनल आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है, और फोर्थ ऑप्शन है फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर है। तो इसमें बताना है रिलेशन हमारे को, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो दोनों में सिर्फ किस चीज का डिफरेंस हुआ, पोजीशन का डिफरेंस हुआ, इसका मतलब ये पोजिशनल आइसोमर है दूसरे का। अच्छा, एनेंशियोमर क्यों नहीं है, एनेंशियोमर के लिए मिरर इमेज होना चाहिए, इसका मिरर इमेज वो कभी हो ही नहीं सकता है। डायस्टीरियोमर में क्या होना चाहिए, डायस्टीरियोमर में क्या होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, जिससे कि हम उसके दूसरे आइसोमर तो बने बट उसका मिरर इमेज ना बने, तो वो बिल्कुल है ही नहीं इसमें, बल्कि एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात ही नहीं होती है, ये कट गया, ये कट गया। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप एज अ हैलोजन ही हमारा प्रेजेंट है, बाकी कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये भी कट गया था हमारा पोजिशनल आइसोमर का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरले का क्वेश्चन आ गया थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है 15th वाला, फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इन किलोजूल पर मोल, क्या आएगा, इसमें दे रखा है Be ऑफ CC बॉन्ड इक्वल टू 350, Be ऑफ C डबल बॉन्ड C इक्वल टू 600, Be ऑफ HH बॉन्ड इक्वल टू 400, Be ऑफ CH बॉन्ड इज इक्वल टू 410।
अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। क्या, इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो H2 से रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, निकल के प्रेजेंस में करते हैं और ये बन जाता है CH3 अब इसके अगर हम रिएक्शन एंथैल्पी पता करते हैं इस वाले के लिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या हो जाएगा 4 CH बॉन्ड इसमें 4 है, 4 इंटू CH बॉन्ड प्लस कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन है HH के बीच में प्लस HH बॉन्ड माइनस, अब इसमें CH बॉन्ड 6 है तो 6 इंटू CH बॉन्ड प्लस और CC बॉन्ड 1 है, CC बॉन्ड का एंथैल्पी, इसका हम वैल्यूज डालेंगे और वैल्यूज डाल करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम तो वैल्यूज अगर डालते हैं हम तो क्या आ जाएगा 4 इंटू CH बॉन्ड, CH बॉन्ड ये हमारा हो गया तो 410, 4 इंटू 410 प्लस CC डबल बॉन्ड कितना है 600 प्लस HH बॉन्ड कितना है 400 माइनस, फिर उसके बाद CH बॉन्ड कितना है 410 और 6 है तो 6 इंटू 410 प्लस CC बॉन्ड कितना है 350 प्लस 350, इसी का कैलकुलेशन अगर करते हैं 4 4 जा 16, 1640 प्लस 600 प्लस 400 माइनस ये हो गया 2460 प्लस 350, 22,2640 माइनस 24 3 27 2810 ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस करें 0 7 1 और ये नेगेटिव में इतना किलो जूल, ये हमारा आंसर आ गया -170 किलो जूल। इसका 4 ऑप्शन है और वो 4 ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन 1 है ऑप्शन 1 ही -170 है, ऑप्शन 2 है -580, ऑप्शन 3 है +170 और ऑप्शन डी है +580। तो मतलब हमारा आंसर 1 है। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 900 पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी दे रखा है और हमें फाइंड करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ है हमें पता, 16 क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा इफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 900 सेकेंड इनवर्स, 900 पर सेकेंड। तो हमें पता क्या है C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू C अपॉन न्यू, तो C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 और न्यू हो गया हमारे को 900। ये सॉल्व करना हमारे को, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 मतलब 1/3 इंटू 10 की पावर 6 और 1/3 तो 0.33 इंटू 10 की पावर 6 तो 3.3 इंटू 10 की पावर 5। ये हो गया। अब इसके ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3.33 इंटू 10 की पावर 5, सेकेंड दे रखा है 3.33 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा ये दे रखा हमारे को सेंटीमीटर, ये दे रखा पहला मीटर में, दूसरा सेंटीमीटर में, तीसरा है
3.3 इंटू 10⁻7 मीटर, और चौथा आंसर है 3.33 इंटू 10⁻4 मीटर। ये जो होता है हमारा सी जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसके हिसाब से जो आंसर आया हमारा ये मीटर में आया है, तो हमारा मीटर वाला आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन खत्म। चलिए बच्चों, फिर इसके आगे कभी हम नहीं।